नमस्कार, आप देख रहे हैं आखिरी सौदा और मैं हूं हर्षदा सावंत। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और बचा है आखिरी 1 घंटे का ट्रेड जहां पर सेंसेक्स और निफ्टी है बेहद सीमित दायरे में, लेकिन दिग्गजों के मुकाबले में मिड कैप शेयरों में है शानदार खरीदारी, आधा % ऊपर मिड कैप इंडेक्स और बैंक निफ्टी यहाँ पर। लेकिन देख लेते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी बातें। सेंसेक्स और निफ्टी बेहद सीमित दायरे में कारोबार करते हुए मुश्किल से 30-33 पॉइंट की रेंज में निफ्टी ने कारोबार किया, लेकिन 9600 के ऊपर लगभग पूरे दिन भर बने रहने में कामयाब रहा है। थोड़ी सी डिप जरूर आई लेकिन फिर से सुधर गया। 9600 के ऊपर टिका निफ्टी जरूर है, लेकिन बैंक निफ्टी ये है कमजोर और आज सुबह से लाल निशान में कारोबार करता हुआ दिखा। लेकिन इसके विपरीत मिड कैप शेयर दिन भर से मजबूत है और यहाँ पर खरीदारी होती हुई दिख रही है। लेकिन वायदा कारोबार में बेहद इंटरेस्टिंग एक्शन दिख रहा है। 9600 के लेवल को लेकर अब भी रस्साकशी, तेजी और मंदी करने वालों में बरकरार है, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा कहीं ओपन इंटरेस्ट एक लेवल पर बना है, ज़्यादा पोजीशंस जुड़ी है, भले छोटी छोटी 5 और 4 लाख शेयरों की, लेकिन वो 9600 के पुट और कॉल पर जुड़ी है। यानी कि इस लेवल को लेकर अभी भी थोड़ी सी असमंजस की स्थिति है और मंदी करने वाले ट्रेडर्स मान रहे हैं कि एक मौका शायद उन्हें मिले 9600 के नीचे बाजार को देखने का। लेकिन इस बीच आज फॉर अ चेंज डिफेंसिव माने जाने वाले फार्मा और आईटी शेयर ने शानदार मजबूती दी है। जो आज सुबह हम बात कर रहे थे कि देखिए फॉर ए चेंज एक बोल्ड कॉल, आईटी आज फार्मा शेयर इनका दिन हो सकता है और ये तेजी दिखा सकते हैं, तो यहाँ पर खरीदारी होती हुई दिखी। वहीं आज भी ऑयल एंड गैस शेयरों में बिकवाली हावी है, ये है दिग्गज और यहाँ से थोड़ा दबाव बनता हुआ बाजार पर हंसता। और इनफैक्ट उन डिफेंसिव काउंटर्स का ही कमाल है कि बाजार 9600 को होल्ड करने में कामयाब रहा है। यही निफ्टी की चाल है 9607 के आसपास इस समय ट्रेड। हाई हमने 9634 का बनाया था और वहां से हम थोड़ा नीचे डेफिनेटली ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सेंसेक्स की भी स्थिति ऐसी ही है, हल्की गिरावट देखने को मिल रही है। 24 से 26 अंकों के नुकसान के साथ इनफैक्ट ये इंडेक्स कारोबार कर रहा है। लेकिन आज जो प्रेशर बना है वो बैंक निफ्टी की ओर से आया है। वीकली एक्सपायरी है और उस लिहाज से हमने देखा है काफी उतार चढ़ाव बनता हुआ दिखाई दिया है। और अब आप देखेंगे 119 पॉइंट की गिरावट पर निफ्टी बैंक ट्रेड करता हुआ। हालांकि मिड कैप्स में ये मेरे ख्याल में चौथा सेशन होगा जहां पर खरीदारी लौटती हुई और स्टेडी गेन्स है। 70 अंकों का इजाफा इस इंडेक्स में बनता दिखाई दिया है। ओके, तो ये है इस वक्त बाजार का सेंसेक्स निफ्टी दिग्गजों पर हाल। लेकिन बता दें आपको आज अगले 1 घंटे में क्या क्या एक्शन आपके लिए है, और एक्शन सबसे ज्यादा जो आज दिख रहा है वो ऑटो और ऑटो से जुड़े हुए सेक्टर्स में। टायर, जी हाँ, आज का सबसे बेहतरीन और शानदार परफॉर्मेंस करने वाला ये सेक्टर जहां आज सुबह सुबह हम आइडेंटिफाई करते हुए दिखे कि देखिए टायर शेयरों में दमदार तेजी की पोजीशन बनती हुई दिख रही है। पहले अपोलो, उसके बाद सीएट और उसके बाद एमआरएफ और जेके टायर भी इसमें शामिल होते हुए दिख रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं टायर शेयर, बताएंगे आपको। क्या और तेजी है ये भी बताएंगे। ऑटो शेयर मंथली सेल्स आंकड़े आ रहे हैं मई महीने के, कहाँ अच्छे हैं कहाँ खराब, और इन आंकड़ों को देखने के बाद क्या करें आप बताएंगे ये भी। अनिल अंबानी ग्रुप ये रहेगा एक्शन में, रडार में आज भी और कल भी। कल रिलायंस कम्युनिकेशन पर अनिल अंबानी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, क्या कुछ वो कह सकते हैं कर सकते हैं। और जो इस बीच चिंताएं उठ रही हैं रिलायंस कम्युनिकेशन के डिफॉल्ट को लेकर, रेटिंग डाउनग्रेड्स को लेकर, इन सब के बीच में जिनके पास शेयर हैं, अटके पड़े हैं लोग, वो क्या करें ये भी बताने वाले हम आरकॉम पर एक्सपर्ट से। घरेलू फंड्स, इनकी क्या रणनीति, पैसा बहुत मिल रहा है इन्हें, अब भी आ रहा है, और ऐसे में क्या वो तुरंत सारा पैसा लगा रहे हैं या हाथ खींच रहे हैं, लगा रहे हैं तो कहाँ, ये जानेंगे हम सुंदरम म्यूचुअल फंड के सीईओ सुनील सुब्रमण्यम साहब से। और रोज की तरह आपके लिए कुछ ही देर में बताएंगे राकेश बंसल हमारे साथ है, कहाँ करें लॉन्ग किसे और किसे करें शॉर्ट। साथ ही 3 बजे निफ्टी की 3 कॉल्स और 3:15 बजे बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी, आज लगाओ कल कमाओ, ये सारा का सारा एक्शन इसी शो में। लेकिन काउंटर्स जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला है वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। एफएमसीजी कंपनियों ने काफी साथ दिया है। HUL टॉप ट्रेड्स में शामिल है। काउंटर में करीब 30 रुपए का इजाफा, 2.5% ऊपर। ब्रिटानिया, टाटा ग्लोबल, इमामी और आईटीसी की ओर से भी खरीदारी के ही सौदे दिख रहे हैं आज। इसके अलावा फार्मा कंपनियों में खरीदारी हो रही है और फार्मा में आपको याद होगा कल तक औरो डॉक्टर रेड्डी जैसे काउंटर्स तेजी में थे। आज देखिए मिड कैप्स भी पार्टिसिपेट करें। स्ट्राइड, शार्चूट, डीवी, सिंजीन, इप्का लैब्स और ऑरबिंदो दिग्गजों में अच्छी तेजी दिखा जरूर रहा है। टायर कंपनियों में काफी जोश है और अपोलो टायर्स देखिए 13 रुपए की बढ़त दिखाता हुआ। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 5% ऊपर, 5.5% का उछाल। सीएट में 6% का उछाल। जेके, एमआरएफ, यहाँ पर भी सभी जो लिस्टेड टायर कंपनियां हैं सब में तेजी बनती हुई दिखाई जरूर दी है। मिड कैप में एक्शन कहाँ है, फ्यूचर लाइफस्टाइल में आज जोर देखने को मिला है। मैक्स फाइनेंशियल, अपोलो हॉस्पिटल्स पर, एफआई ब्रोकरेजेस, सिटी सीएलएस से बुलिश हो रहे तो यहाँ पर खरीदारी। रानी ब्रेक्स में अच्छी तेजी और आरकॉम डिस्पाइट ऑल ऑड्स यहाँ पर खरीदारी आती हुई 4% का उछाल इस इंडेक्स ने कमाया है।
अब देखते हैं दिग्गजों में कहां से सहारा मिल रहा है। अदानी पोर्ट, सन फार्मा, भारतीय इंफ्रा, टेक महिंद्रा, हीरो मोटोकॉर्प ये तेजी वाले खिलाड़ी हैं। और आज के सत्र में हम देख रहे हैं बैंक्स में दबाव बनता दिखाई दिया है। आईओबी, आईसीआईसीआई बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक, एक्सिस जैसे स्टॉक्स हैं जहां पर सेल साइड की पोजीशंस काफी एक्टिव है। ओके, तो ये है आज के एक्शन वाले स्टॉक्स, लेकिन एक्शन जो वायदा कारोबार में वो है जबरदस्त। और कुछ स्टॉक्स तो आप देखिए क्या जबरदस्त तेजी से प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं। इसी में से एक स्टॉक जो मैंने चुना है सबसे पहले जिस पर राय ली जाए, जो जिस पर अब तक बात भी नहीं हुई है, कोलगेट। राकेश, 2% स्टॉक मजबूत है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट देखिए 20% से ज्यादा बढ़कर आता हुआ दिख रहा है। तेजी की पोजीशंस बनती दिख रही है कोलगेट में। खरीदेंगे आप इन लेवल्स पर? बिल्कुल अनिल जी, खरीदना चाहिए। और स्टॉक काफी बड़ी री रेटिंग के सिग्नल दे रहा है। 1100 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। अनिल जी, स्टॉप लॉस भी ज्यादा दूर नहीं है, 1009 पर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। और काफी इग्नोर्ड स्टॉक है और काफी बड़ी री रेटिंग देखने को मिलेगी। और ये स्टॉक हमने अनिल जी अपने क्लाइंट्स को पिछले 2-3 दिनों से रिकमेंड करा हुआ है बाय करने के लिए। आज भी मैसेज किया है कि इसको मिस नहीं करना चाहिए, काफी स्ट्रॉन्ग टेक्निकल पैटर्न है। ओके, काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग टेक्निकल पैटर्न है और इसे आप मिस ना करें, ये राय है कोलगेट के ऊपर। ओके, एमआरपीएल एक और स्टॉक है जो 2% मजबूत है। यहाँ भी ओपन इंटरेस्ट में 13% का इजाफा। खरीदा जाए इसे? ऑयल एंड गैस स्पेस वैसे आज कमजोर है, लेकिन ये शेयर अलग से मजबूत है। हाँ अनिल जी, टेक्निकल स्ट्रक्चर एमआरपीएल का काफी स्ट्रांग है। और शॉर्ट टर्म की बात करें तो ऊपर में 140, 141 के लेवल्स यहां देखने को मिल सकते हैं। नीचे में 130 के अराउंड स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। डीसीबी, जहां पर हमने देखा है 7-8% का ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ, 2.5% ऊपर शेयर। क्या अभी भी जगह है तेजी की? बिल्कुल हर्षिता, जगह है। इनफैक्ट इस स्टॉक के अंदर भी एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है। 189 के अराउंड स्टॉक का एक अच्छा बेस बना है। और ये जिस तरीके से हर्षिता इसका टेक्निकल स्ट्रक्चर है, ये 200 रुपए के लेवल को तोड़ के एक नया लाइफ टाइम हाई बनाने का पोटेंशियल रखता है अगले 2 से 3 दिनों के अंदर। आज टेक्नोलॉजी कंपनियों में एक्शन बनता दिखाई दिया है निचले लेवल से, जैसे अनिल भी पहले मेंशन कर रहे थे। मिड कैप की एक कंपनी एनआईटी टेक्नोलॉजी पर आप नजर डालिए, बताइए यहाँ पर क्या भी स्कोप है और तेजी बढ़ाने का? बिल्कुल हर्षिता, एनआईटी टेक के अंदर आप देखें तो 535 के ऊपर एक नया ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। और टेक्निकली स्टॉक को बाय किया जा सकता है मौजूदा स्तरों पर 527 के स्टॉप लॉस के साथ। यहां पर 562, 565 के लेवल्स ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये है राय आपके लिए इस वक्त एनआईटी टेक में, जहां पर एक्शन। कुछ कमजोर शेयरों की भी बात कर ली जाए इस मजबूत बाजार में। टोरेंट फार्मा 2% लुढ़का है ये शेयर और 15% ओपन इंटरेस्ट में इजाफा दिख रहा है यहाँ पर। बताइए इसके चार्ट्स और वायदा कारोबार के आंकड़े क्या कह रहे हैं राकेश? अनिल जी, यहाँ पर टेक्निकल रुझान पॉजिटिव नहीं है। इनफैक्ट आज ही के सत्र में अगर आप देखें तो स्टॉक ने एक ब्रेकडाउन दिखाया है 1208 के नीचे। बट टेक्निकली अनिल जी दूसरी तरफ स्टॉक ओवरसोल्ड टेरिटरी में है। किसी तरह की बॉटम फिशिंग नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से, इसको अवॉइड करना चाहिए। मार्केट में दूसरे अच्छे विकल्प उपलब्ध हैं, इसको फॉर द टाइम बिंग अवॉइड करें। बॉटम फिशिंग से भी बचना चाहिए। ओके, बॉटम फिशिंग ना करें, अवॉइड करें, ये राह है इस पर। और वेदांता या फिर कोई और मेटल स्टॉक जो आपको लगता हो शॉर्ट साइड पर ठीक है? देखिए अनिल जी, शॉर्टिंग तो नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट वेदांता ने मेटल स्पेस में ब्रेकआउट नहीं दिखाया था। 244, 245 के अराउंड गया था। 245 के ऊपर क्लोजिंग ले तब इसको खरीदना चाहिए। इनफैक्ट अनिल जी, मेटल्स में हिंडाल्को, टाटा स्टील, वेदांता ये साइडवेज जोन में कंसोलिडेट हो रहे हैं और मैं इन तीनों काउंटर्स पे शॉर्टिंग की राय नहीं दूंगा। इनफैक्ट अगर मौजूदा स्तरों पे कुछ बाय करना हो तो टाटा स्टील को अनिल जी बाय करना चाहिए। नतीजों के बाद टाटा स्टील ने एक बड़ा ब्रेकआउट दिखाया था 509 के ऊपर। अब स्टॉक ने करेक्शन दिखाई है और बड़ी इंटेंसिटी का ब्रेकआउट था और उस ब्रेकआउट के लक्ष्य लगभग 560 के अराउंड के बैठते हैं। स्टॉक थोड़ा सस्ता मिल रहा है मेरे हिसाब से। निचले स्तरों पर 495, 494 के अराउंड लेना चाहिए। 475 के नीचे एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और इस स्टॉक को अगर होल्ड करते हैं तो 560 के लेवल्स मुमकिन लगते हैं। जस्ट डायल पर आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, क्योंकि ये फिर से अब थोड़ा वीकनेस दिखा रहा है। ओपन इंटरेस्ट में हालांकि उतनी गिरावट नहीं आई है, लेकिन जस्ट ऑन द ब्रिंक ऑफ अ ब्रेकडाउन, क्या ऐसी स्थिति है? बिकवाली करें? देखिए हर्षिता, टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। स्टॉक कंटिन्यूसली लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स का रुझान है और स्टॉक जिस तरीके से स्टॉक का टेक्निकल स्ट्रक्चर है,
नीचे में 420 422 के लेवल्स मुमकिन लगते हैं, बट किसी ने अगर शॉर्ट कर रखा है तो होल्ड करे। नई शॉर्टिंग करते हैं हर्षिता तो कोई नियर बाई स्टॉप लॉस नहीं है और बॉटम फिशिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ओके, इस बीच ये है जस्ट डायल पर स्ट्रेटेजी आपके लिए। तो रिलायंस कम्युनिकेशन का एक स्टॉक एक बार फिर से आपके सामने हाजिर किया जाए, और रिलायंस कम्युनिकेशन का स्टॉक 21 रुपये 5 पैसे पर ट्रेड जरूर कर रहा है, मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है, लेकिन खबरें एक के बाद एक आरकॉम के लिए अच्छी नहीं आती दिख रही। अब इकरा भी यहाँ पर रेटिंग डाउनग्रेड करता हुआ दिख रहा है, तो देखना होगा। स्टॉक की चाल अलग है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसा कई बार ऐसा होता है कि रेटिंग एजेंसीज लेट हो जाती है और परहैप्स अनिल वैसी स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि अभी आप देखिए फिच ने आज दोपहर में डाउनग्रेड किया, इकरा का अभी अभी डाउनग्रेड आ रहा है और वो स्टॉक बिल्कुल हिल नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है दो वजह है, एक तो ये कि वायदा कारोबार के बैन में तो फ्रेश शॉर्ट बनाना मुश्किल है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये कि जब कल अनिल अंबानी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो शायद कहीं न कहीं शॉर्ट सेलर्स को ये लग रहा हो कि खराब तो कुछ कहेंगे नहीं, कुछ न कुछ अच्छा ही कहने की कोशिश करेंगे, तो फिर शॉर्ट ना रहा जाए। और स्टॉक तो आप जानती हैं किस तरह से पिछले 7 दिन का चार्ट दिखाइए जरा, एक अंदाजा लग गया 30 रुपये से नॉन स्टॉप किस तरह से 30 से भी ऊपर से गिरा है, तो ओवरसोल्ड तो है ही, इसमें कोई डाउट नहीं। शायद यही वजह कि स्टॉक अब बुरी खबरों के बावजूद गिरने से इनकार कर रहा है। एक बार चार्ट देख ले थोड़ा सा 7 या 15 दिन का, तो अंदाजा लग जाएगा हमें कि देखिए 7 दिन में 26% गिरा है, 28 रुपए से गिरा है, 28-29 रुपये से ये नीचे आता हुआ दिखा है। तो ये है इकरा ने आरकॉम की रेटिंग एनसीडी की रेटिंग को घटाकर की है डी, और डी की रेटिंग का मतलब होता है डिफॉल्ट, ये सबसे कम रेटिंग होती है, इसके बाद नीचे की रेटिंग की कोई गुंजाइश नहीं है। डी मतलब डिफॉल्ट यानी खत्म। ओके, तो ये है आरकॉम। चलिए आरकॉम पे पूछ ही लिया जाए। अब राकेश, जिन लोगों की पोजीशन है तेजी और मंदी की बैन में है स्टॉक, उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए अनिल जी, मंदी में स्टॉक आया था 30 रुपीज के अराउंड, जब ब्रेकडाउन देखने को मिला था और वहां से एक वी शेप फॉल देखने को मिला है। अब जो अधिकतर इन्वेस्टर है अनिल जी, वो एक पैनिक में डिफॉल्ट की और ये जो रेटिंग एजेंसीज के जो आ रहे हैं उसको देखते हुए पैनिक कर रहा है, और एज ऑफ नाउ मुझे लगता है अनिल जी आरकॉम को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इस वोलेटिलिटी में क्यों एक जिसके पास ऑलरेडी जिसने ले रखा है वो तो ऑलरेडी फंसा हुआ है। नई पोजीशंस को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, और जिस तरीके से इसने नीचे से एक पुल बैक दिखाया है, मुझे आश्चर्य नहीं होगा और ऊपर में 22.5-23 के लेवल्स भी देखने को मिले, बट इस पुल बैक को नई खरीदारी करने के लिए यूज नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट किसी ने अगर इन स्तरों के आसपास लिया हो तो निकलना चाहिए। दूसरा अनिल जी, अगर मार्केटिंग में कहीं शॉर्टिंग करनी चाहिए तो वो ऑयल मार्केटिंग स्पेस को देखना चाहिए, जहां पर एक नेगेटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है, और आईओसी ने 416 के नीचे एक ब्रेकडाउन भी दिखाया है, और अगर शॉर्टिंग करनी है तो आईओसी को बेचें, 429 का एक स्टॉप लॉस लगाएं, और नीचे में 395 400 के लेवल शायद आईओसी में देखने को मिल जाए। आईओसी का शॉर्ट तो ठीक है, ये स्टॉक तो कमजोर है ही, ये बड़ी तेजी से गिरा, रिजल्ट के बाद से ही लगातार नीचे होता दिख रहा है। ओके, चलिए राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, और एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ नए मेहमान जुड़ने वाले हैं, जय ठक्कर आनंद राठी सिक्योरिटी से, जो टेक्निकल चार्ट्स पर बताएंगे आपको क्या किया जाए शेयरों में, और फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ कोलकाता से राजेश अग्रवाल साहब जुड़ने वाले हैं इस ब्रेक के बाद। एक पॉइंट नीचे है सेंसेक्स और 8 पॉइंट नीचे है निफ्टी। देखिए निफ्टी में एक अच्छी बात है कि 9600 के नीचे ज़्यादा टिकता नहीं है, वापस खरीदारी आती है और ऊपर आ जाता है। और बैंक निफ्टी भी 23,300 के नीचे ज़्यादा नहीं टिक रहा, लौट के 23,300 के आसपास आता हुआ दिख रहा है। तो जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए वो बाजार होल्ड करते हुए दिख रहा है, तो अच्छी बात है और अच्छे संकेत आते हुए दिख रहे हैं। हमारे साथ अब आखिरी सौदा में 2 खास नए मेहमान जुड़ रहे हैं, AUM कैपिटल के रिसर्च हेड राजेश अग्रवाल और आनंद राठी सिक्योरिटीज में टेक्निकल और डेरिवेटिव्स के हेड जय ठक्कर। आप दोनों का ही स्वागत है। जय, ये बताइए कि अब चूंकि आखिरी 45 मिनट बचे हैं आज के ट्रेड के, क्या लेवल्स आपके लिहाज से अहम हैं क्लोजिंग के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी पर, कि जिनके ऊपर क्लोज होंगे तो आप कहेंगे कि भाई ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कल के लिए संकेत बढ़िया है? अरे ओवरऑल तो ये कंसोलिडेशन है जी, एक ब्रेकआउट देखने के बाद ये देखने मिल रहा है कि ये निफ्टी लगभग 70 पॉइंट्स की रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। ऑन दी अपसाइड मैं कहूंगा कि कल का जो हाई था वो ले लेते हैं 9647, तो रफली 9650, ऑन द लोअर साइड 9580।
सो ये 70 पॉइंट की रेंज है। आई थिंक ये रेंज की ब्रेकआउट ऑन द अपसाइड ही देखने मिलनी चाहिए। जब तक 95-80 के नीचे निफ्टी क्लोज नहीं करता, आई थिंक ओवरऑल ट्रेंड शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव है। तो अगर किसी की लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहे विद दैट एज अ स्टॉप लॉस। फ्रेश पोजीशन बनानी भी हो जी तो आई थिंक विद दैट एज अ स्टॉप लॉस ओनली यहाँ से फ्रेश पोजीशन बनाई जा सकती है। ऑन द अपसाइड मुझे ऐसा लग रहा है कि 97 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं, बिकॉज इनिशियली आई थिंक ये वही टारगेट्स आ रहे थे टेक्निकली चार्ट्स के ऊपर जो चैनल में ट्रेड कर रहा है निफ्टी, उसके टारगेट लगभग 9700 के। और डेरिवेटिव्स फ्रंट पर भी अगर आप देखते हो तो ये काफी अच्छा सा ओपन इंटरेस्ट वहां पे है, तो आई थिंक वहां पे रेजिस्टेंस फेस करेगा तो वो लेवल्स एक दफे टेस्ट होगा। आज का एक्शन ऑफ कोर्स बैंक्स में काफी कमजोरी का है। ये शायद वो एक्सपायरी की वजह से एक्टिविटी और भी नेगेटिव होती हुई दिखाई दे रही होगी, लेकिन इस पूरे क्षेत्र पर आपकी क्या सलाह है राजेश? क्योंकि देखिए कल आपको याद होगा आईसीआईसीआई बैंक में काफी तगड़ी तेजी बनती हुई दिखाई दी थी क्योंकि वो एमएससीआई में इसका वेटेज बढ़ रहा था। आज हालांकि बाजी थोड़ी सी पलट गई है, 2% का डिक्लाइन देखने को मिला है। दूसरे अगर आप बड़े बैंक देखें, चाहे वो एचडीएफसी हो, एचडीएफसी बैंक हो, उनमें भी बहुत मॉडेस्ट गेन्स देखने को मिल रहे हैं। तो इन निजी बैंकों में सिचुएशन दिख कैसी रही है और क्या मौजूदा लेवल्स पर आप तेजी की पोजीशन के फेवर में हैं? देखिए हर्षदा, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में अगर नंबर्स के लिहाज से बात करूं तो मुझे लगता है कि नंबर ठीक ठाक आए थे। प्राइस अभी बैंकों के उम्मीद के मुताबिक आए थे। कुछ स्टॉक्स इस वक्त कंसोलिडेशन के फेज पे है क्योंकि बहुत अच्छा रनअप देख चुके हैं। बावजूद इसके कुछ एक स्टॉक है जो मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे भी बहुत अच्छी खरीदारी की जा सकती है। 2-3 नाम सुझाऊं अगर तो कर्नाटका बैंक को ही देख लीजिए, जहां 7 टाइम्स फॉरवर्ड अर्निंग्स पे ये स्टॉक काम कर रहा है, 1 टाइम से भी कम के प्राइस टू एडजस्टेड बुक वैल्यू पर काम कर रहा है। 765 ब्रांच है और खाली 5000 से भी कम करोड़ से भी कम की मार्केट कैप है। तो मुझे लगता है वैल्यूएशन के लिहाज से एक बहुत ही उम्दा कैंडिडेट है। दूसरे आरबीएल बैंक को अगर आप देखें तो जिस तरह के मैनेजमेंट की कमेंट्री आई है कि 2020 तक उनके जो टारगेट्स हैं 30% ग्रोथ के या 51% के आसपास की जो बॉटम लाइन में ग्रोथ देखी गई है, उन सब चीज़ को मद्देनजर मुझे आरबीएल बैंक अच्छा लगता है। तीसरा जो इस स्पेस में बहुत ही लाजवाब रिटर्न दे सकता है आने वाले लंबी अवधि के लिए, मेरे कहने का मतलब है 3-4 साल में अगर कोई निवेश करना चाहता हो तो आईडीएफसी बैंक हो सकता है। ये 2-3 बैंक है जो इस क्षेत्र में अभी भी मुझे लगता है वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत अच्छे हैं। दूसरे बैंक जैसे कि एचडीएफसी या आईसीआईसीआई हैं, थोड़े स्टेबल रिटर्न्स देते हैं, थोड़ी करेक्शन में बिल्कुल वहां भी खरीदारी करनी चाहिए। तो करेक्शन में आप करें खरीदारी, ये है राय इस वक्त। और एक और स्पेस जो बड़ी मजबूत दिख रही है आज के सेशन में वो है हॉस्पिटल शेयरों की, खासतौर से अपोलो हॉस्पिटल। देखिए आज सीएलएसए की रिपोर्ट के बाद बड़ी तेजी से ये स्टॉक ऊपर आता हुआ दिखा है। जय इसके चार्ट्स देखिए आप, तो एफएनओ और टेक्निकल दोनों ही देखते हैं। इसमें क्या अभी खरीदारी की जाए? क्योंकि आज देखिए दिन भर लगातार खरीदारी होती दिख रही है, हाई पॉइंट के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, 5% मजबूत है अपोलो हॉस्पिटल। बिल्कुल अनिल जी, इनफैक्ट मैं कहूंगा कि बाउंस तो एक्सपेक्टेड ही था। काफी ओवरसोल्ड टेरिटरी से स्टॉक रिवर्स होगा। और एज अ डिस्क्लेमर मैं ऐड करना चाहूंगा, हमने हमारे क्लाइंट्स को भी यही स्टॉक रेकमेंड किया था कल के ट्रेडिंग सेशन में। बट देन आई थिंक अब प्रॉफिट बुक करने का समय आ गया है। बिकॉज अगर आप देखें अनिल जी, लगभग लास्ट 1-1.5 महीने का इसकी पोजीशन तो 1330 के आसपास ये स्टॉक को 1300 से लेकर 1330 की एक रेजिस्टेंस जोन रहा है ये स्टॉक पे, और ऑन द लोअर साइड करीबन 1170 से 80 एक अच्छा सपोर्ट रहा है। तो ये रेंज है एंड आई थिंक ये रेंज के अभी अपर एंड ऑफ द रेंज के करीब आ रहा है, तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं करेगा। अब मैं कहूंगा कि अगर 1330 के ऊपर निकलता है तो फिर आप लगभग वापस 10 से 12% की मूव देख सकते हैं, और एल्स फिर से ये 1300 के आसपास आकर वहां पे सेलिंग प्रेशर देखने मिले ये स्टॉक में। सो 40 रुपीज अपसाइड फ्रॉम ईयर ऑन, जबकि 5-6% चल चुका है, आई थिंक तब रिस्क रिवॉर्ड फेवर नहीं करेगा लॉन्ग साइड पर। अब तो 1330 आप कह रहे हैं उसके ऊपर लेना चाहिए। वैसे हम आपको बता दें सीएलएसए पॉजिटिव है स्टॉक पर, इन्होंने 1480 का टारगेट दिया है। मॉर्गन स्टैनली कह रहा है 1537 के टारगेट्स अपोलो हॉस्पिटल अचीव करता हुआ दिखाई देगा। और उसी अपडेट के बाद हमने देखा है स्टॉक में काफी धमाकेदार तेजी बनती दिखाई दे रही है। इस बीच कुछ काउंटर्स जो एक्टिव हो रहे हैं, वोल्टास आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं क्योंकि यहाँ पर 5% की तेजी अब बनती दिखाई दे रही है। क्या ये सिर्फ इस समय का मूव है? वो चार्ट पर वैसा तो दिखाई नहीं दे रहा, हाँ, पर ये फिर से आप देखिए 5% ऊपर थोड़ा सा और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अनिल, ये राइस कंपनियां कोहिनूर फूड्स, केआरबीएल, इन सब में काफी तेजी बनती हुई दिखाई दी है, 5% पिछले 20 मिनटों में। बड़े डेवलपमेंट होते दिख रहे हैं। हम थोड़ी देर में राजेश से बात भी करेंगे उस की, लेकिन इस बीच फिच रेटिंग के नितिन सोनी
हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और इस वक्त हम उनसे बात इसलिए करें कि फिच रेटिंग ने आज रिलायंस कम्युनिकेशन पर एक अपनी रेटिंग दी है और वो रेटिंग डाउनग्रेड की है। तो पहले तो सोनी साहब से जानते हैं। सोनी साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। बताइए पहले तो क्या डाउनग्रेड किया है आपने रिलायंस कम्युनिकेशन का और क्यों? So thanks for having me on the show. So we have downgraded Reliance Communication to CCC from B+ rating watch negative. Right. And we think that now the default is a real possibility as the liquidity of the company is very poor. The EBITDA for financial year 2017 declined by 30% to 49 billion INR now, which is not sufficient to pay for the interest cost and the maintenance capex. And they have only cash of about 14 billion INR, which is not sufficient to pay for the short-term debt of over 100 billion INR. So we think that there is a very high credit risk and there is a possibility of a default. क्या आपको लग रहा है कंपनी कुछ कर सकती है इस सिचुएशन से निकलने के लिए? हम इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं क्योंकि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनिल अंबानी खुद मीडिया से बात करने वाले हैं और जिस तरह का अभी तक का लेआउट आया है, उन्होंने ये मेंशन किया कि नॉन कोर एसेट्स को बेचेंगे। उसमें कुछ प्रॉपर्टी बेचने की खबरें आई थी बीते कुछ दिनों में। साथ ही साथ एयरसेल के डील के बाद इनका डेट कम होगा, फिर टावर बिजनेस में भी कुछ हिस्सा बेचेंगे या फिर उधर से निकलेंगे। क्या ये काफी नहीं दिख रहा है आपको? So see, they have a total debt of over $6 billion and they have announced two transactions. First is the sale of tower assets, and the other is the demerger of the wireless unit with the Aircel Limited. So we believe that these two transactions, even if they do complete the transactions, these are credit negative for the creditors because on one hand the debt will decline if they use the money to repay debt, but on the other hand the EBITDA will also decline. So the residual Reliance Communication will be a very weak entity, which will have enterprise business and the fiber business, and the debt will still be at least $1.5 billion and $1.6 billion. It could be higher if they don't do other sale of real estate and other assets. So that's a very weak entity. But all we are saying now is that liquidity meanwhile has deteriorated to such an extent that default is a possibility, and there have been delays in these two transactions. They have been talking to execute these transactions from a long time now. Now they expect to complete it by end September. But I think meanwhile liquidity is so poor that there is a possibility of default. नितिन जी, एक बात बताइए, जब आप कह रहे हैं कि CCC रेटिंग है, मीन्स नियर टू डिफॉल्ट या पॉसिबिलिटी है नियर टर्म में डिफॉल्ट होने की, इसके बाद तो एक ही रेटिंग बचती है वो D यानी कि डिफॉल्ट। तो ऐसा नियर टर्म में क्या कौन सा पेमेंट है जिस पर आपको लगता है कि रिलायंस कम्युनिकेशन डिफॉल्ट हो सकता है? वो पेमेंट कब ड्यू है? यानी कि ये जो नियर टर्म में डिफॉल्ट की संभावना है वो कितनी नियर टर्म में, कितना जल्दी होने की संभावना है? So we have a definition of each of our rating. CCC means that default is a possibility. Right. And then the next downgrade rating level is the CC, which says that default is a real probability, which means the company doesn't have any other option now and default is going to happen sooner. So see, right now they have a short-term debt of 100 billion INR, over 100 billion INR in the next 12 months. And the cash is only 14 billion INR, which means that at some point of time, if, from today to till September, when they are saying that they will complete the transactions and get the money to repay debt, there is a possibility that they could default on some of the Indian bank loans. They also have a secured bond, $300 million, on which they have confirmed that they are paying the coupon on time. But there is a possibility that on the Indian bank loans, they also have some non-convertible debentures as well. There is a possibility that they could default on those loans meanwhile.
नितिन, क्या आप हमारे साथ ये जानकारी शेयर कर सकते हैं, आई एम नॉट श्योर इफ यू हैव इट ऑन हैंड, कि किन बैंक्स का एक्सपोजर है जहां पर आरकॉम ने शायद उनसे कर्ज ले रखा है? दैट्स डेफिनेटली अ वॉच लिस्ट इवन फॉर द मार्केट. No, I don't. I don't think I can share those details. But I think it's safe to say that they have taken loans from a lot of Indian banks. It's not only one bank. They have taken loans from a lot of Indian banks, but I can't specify them. शुक्रिया नितिन हमारे लिए समय निकालने के लिए. तो यहाँ पर आरकॉम का स्टॉक रिलेंटलेस तेजी दिखा रहा है 3.5% ऊपर. कल देखना होगा कि क्या प्लान अनिल अंबानी सामने रखते हैं, क्योंकि बहुत ही बुरी स्थिति में है. अनिल, आप पूछ रहे थे कि कितने जल्दी वो डिफॉल्ट होने की शंका है. जो लास्ट अपडेट आया था स्पेशली कॉन कॉल में, मैनेजमेंट ने खुद कहा था कि शायद सितंबर में इनको कुछ पेमेंट्स करने हैं और वहां पर कुछ लीवे मांगा है बैंकों से. तो थोड़ा सा टाइम है. आई एम नॉट श्योर क्या उसके पहले भी कुछ और पेमेंट्स की टाइमलाइन है या नहीं. मुझे लग रहा है कहीं कहीं ऐसा होगा, लग रहा है, जो कि जून वाला जो ये क्वार्टर है, हो सकता है क्योंकि क्वार्टरली पेमेंट्स कुछ ऐसे होंगे या फिर मंथली पेमेंट्स जो मई के एंड के होंगे, क्योंकि देखिए अचानक से ये 2 दिनों में ही सारे आने लगे हैं डाउनग्रेड, पहले नहीं आ रहे थे. तो जरूर इसका मतलब कुछ न कुछ ऐसे इंटरेस्ट पेमेंट्स या फिर कुछ प्रिंसिपल पेमेंट्स जो मई एंड में ड्यू थे या फिर वो नहीं होंगे, या जिनके लिए थोड़ा समय मांगा गया होगा. नहीं तो अदरवाइज रेटिंग एजेंसीज जनरली इतने बड़े ग्रुप की कंपनी के लिए इतना इजीली तुरंत डाउनग्रेड नहीं करते. तो वो चीज़ देखने लायक होगी. और ज़्यादा से ज़्यादा फिर ये नहीं तो क्वार्टरली पेमेंट जब जून एंडिंग का होता है वो वक्त तो फिर मुश्किल भरा होगा. यानी कि अगर स्टॉक को संभलना है, कंपनी को इसमें ऊपर आना है इस पूरे जो पेमेंट वाले क्राइसिस से, तो शायद 1 महीने का वक्त इनके पास है. लेकिन सबके बीच 4% ऊपर है वो स्टॉक. वो तो वजह हमने बता दी, वो टेक्निकल रीजन है. क्योंकि देखिए एक और वायदा कारोबार के बैन में आ चुका है, स्टॉक पीटा है बुरी तरह से. एक हफ्ते में 25-27% नीचे, और लोअर लेवल में तो 19 तक गया था. तो जाहिर सी बात है. और दूसरा ये कि शॉर्ट तो नहीं बन नहीं सकते. जो शॉर्ट शेडर्स हैं उन्हें भी डर है कि कल आकर अनिल अंबानी कुछ ऐसा कह दे बड़ा कॉन्फिडेंटली कि नहीं, हम डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे, पेमेंट होगा, टाइम से होगा, हम अरेंजमेंट कर रहे हैं, कर चुके हैं, हमारी ये एसेट्स बिक्री, कुछ भी हो सकता है. तो उसके चलते हुए जो शॉर्ट सेलर्स मुनाफे में बैठे हैं, मुझे लगता है वो खरीदारी कर रहे हैं, वो शॉर्ट कवरिंग कर. मैं एक बार देख लूँ रिलायंस कमीशन. जी हाँ, देखिए स्टॉक बढ़ा हुआ है और साथ में 6.5% ओपन इंटरेस्ट कम होता हुआ दिख रहा है. इसका मतलब क्लियर कट है, पोजीशंस घट रही हैं. बैन में से बाहर अगर आज निकला तो फिर कल का एक्शन देखने लायक होगा इस स्टॉक का. ये इंटरेस्टिंग होगा. लेंगे एक छोटा सा ब्रेक. आगे आपको बताएंगे कि निफ्टी में आपकी क्या ट्रेडिंग रणनीति होनी चाहिए निफ्टी कॉल्स के साथ. और टायर स्टॉक्स आज का हाई पॉइंट है, यहाँ पर इतना एक्शन क्यों है, ये भी हम आपको बताएंगे सोनम मेहता के साथ. और आज एक सेक्टर जो सबसे ज्यादा मजबूत है और वो है टायर. बालकृष्णा इंडस्ट्रीज 7%, अपोलो 6%, सीएट 5.5%, एमआरएफ, जबल्स, इन तमाम टायर शेयरों में क्यों तेजी हो रही है उसकी राय लेंगे थोड़ी सी देर में. लेकिन उससे पहले 3 बज चुके हैं और वक्त है आपके लिए निफ्टी पर टॉप ट्रेडिंग कॉल्स देने का. ट्रेड बुल्स के सच्चिदानंद उत्तेकर ये कह रहे हैं कि निफ्टी को खरीदिए आप 9,578 के स्टॉप लॉस के साथ 9,730 के टारगेट के लिए. जय ठक्कर की भी राय ले लेते हैं. जय, बताइए क्या लेवल्स आप वॉच कर रहे हैं? वेल हर्षदा, जैसे मैंने कहा कि 9580 जब तक ये लेवल्स के नीचे नहीं आता निफ्टी ओवरऑल ट्रेंड शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव रहेगा. एक छोटा सा हर्डल डेफिनेटली है 9650 पर, बट आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड वो भी निकलता हुआ नजर आएगा. सो 9700 के टारगेट से शॉर्ट टर्म में निफ्टी पर, और स्टॉप लॉस रहेगा 9580. ओके, वागले साहब भी हमारे साथ हैं इस वक्त, जुड़ गए. वागले साहब बताइए, बाय करेंगे निफ्टी आज? आफ्टरनून अनिल जी, बिल्कुल बाय करेंगे. 9560 का स्टॉप लॉस होगा और 9720 का टारगेट मुझे लगता है 1 से 2 दिन में आना चाहिए. ओके, तो ये है राय खरीदारी की हमारे सभी एक्सपर्ट्स की निफ्टी पर. तेजी में ही चलिए, ये अच्छी बात है. बताइए, सोनम मेहता हमारे साथ हैं टायर स्टॉक्स की तेजी पर बात करने के लिए. वागले साहब आप भी अपने चार्ट्स तैयार रखिए, सुबह के चार्ट्स आगे कितने बड़े हुए आपको पूछूंगा. लेकिन पहले सोनम बताइए वो फंडामेंटल राय जिसकी वजह से टायर शेयरों में आज बड़ी तेजी दिख रही है.
आज ये 3 वजह है जिसके कारण टायर स्टॉक्स में इतनी अच्छी तेजी दिखाई दे रही है। सबसे पहले तो क्रूड ऑयल के दाम या फिर कच्चे तेल के दाम में भारी गिरावट आई है, साथ ही रबर के दाम में भारी गिरावट आई है, और तीसरी वजह यह है कि खबरें ऐसी चल रही है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लग सकती है रेडियल टायर्स पर। इसके बारे में पहले बात करना चाहूंगी, जहां पर कॉमर्स मिनिस्ट्री बातचीत में है टायर इंडस्ट्री के साथ एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने के लिए रेडियल टायर्स पर। अगर इस तरह का इंपोर्ट रोक दिया जाता है खास करके चाइना से, तो ये बहुत बड़ा फायदेमंद होगा इन सारे टायर कंपनीज के लिए। साथ ही जो क्रूड ऑयल के दाम में या फिर कच्चे तेल के दाम में जो भारी गिरावट आई है, बल्कि 3 हफ्ते के लो पर आ गया है प्राइसेस क्रूड ऑयल के, तो यहाँ से काफी मदद मिल जाएगी क्योंकि क्रूड ऑयल उनका एक अहम रॉ मटेरियल है। और इसके साथ ही नेचुरल रबर के दाम में जो भारी गिरावट आई है, बल्कि जैन में जो प्राइसेस 160 रुपए प्रति केजी पर थे वो अब 126 रुपए पे आ गए हैं। इस साल के सबसे लो लेवल्स कहे जा सकते हैं। 20% करेक्ट हो चुके हैं नेचुरल रबर के प्राइसेस, और इसी का फायदा इन कंपनियों को मिलेगा। जो नेचुरल रबर है वो रॉ मटेरियल के दाम का लगभग 40% हिस्सा बनता है, मतलब रॉ मटेरियल के खर्च में भारी गिरावट आ सकती है नेचुरल रबर प्राइसेस के गिरावट के कारण। और इसी के कारण हम मानते हैं कि आने वाले क्वार्टर्स में काफी फायदा मिलने वाला है टायर कंपनीज को, खास करके मार्जिन के फ्रंट पे। तो ये 3 वजह है जिसके कारण टायर कंपनीज इतने जोरदार चल रहे हैं। और आज देखिए लगातार तेजी का रुझान इन काउंटर्स में, और ब्रेक नहीं लग रहा है, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। शुक्रिया सोनम इस चेक के लिए। संदीप पागले, आपने इनफैक्ट सुबह में ही इन काउंटर्स की बात की थी। देखिए सभी काउंटर्स जोरदार तेजी दिखा रहे हैं। इसमें आप बालकृष्ण इंडस्ट्रीज भी जोड़ लीजिए, 5% का उछाल उसमें भी देखने को मिला है। अब क्या कोई मौका है अभी भी पोजीशन लेने का? हर्षदा, बिल्कुल मौका है। इनफैक्ट अपोलो और सिएट और बालकृष्ण, ये तीनों मुझे अभी भी अच्छे लगते हैं। हाँ, थोड़ी वोलेटिलिटी हो सकती है आप अगर एफएनओ में ट्रेड कर रहे हो तो, लेकिन मुझे लगता है यहाँ से भी अपसाइड है, और अच्छी खासी अपसाइड है। अच्छी खासी मतलब कितनी? अनिल जी, कम से कम 5 से 7% ट्रेडिंग अपसाइड, जो कि ट्रेडर के लिए, एफएनओ ट्रेडर के लिए भी अच्छी खासी मानी जाती है। शायद 10% तक की अपसाइड अगर हम देखें अगले 1 से 2 या 3 दिनों में, तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा। बिल्कुल, ये तो मतलब अगले हफ्ते का सेक्टर ऑफ वीक रहने वाला है, हो सकता है। लेकिन अभी तो हाँ, अभी तो एक दिन और भी तो है ना, कल का फ्राइडे। अभी मुझे आज फ्राइडे वाली फीलिंग आ रही थी। अभी कल का दिन हो सकता है आज कल में ही हो जाए, क्योंकि आज सुबह जब हम बात करें तब तो अपोलो मुश्किल से 230 था, सीएट तो 1700 पर ट्रेड करा था, वहाँ से 1770 हो गया। और जो हमने देखा नहीं बालकृष्णा, वो तो सेंचुरी मार चुका है, 100 रुपये ऊपर हो गया। हमारे साथ सुंदरम म्यूचुअल फंड के सीईओ सुनील सुब्रमण्यम साहब भी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं हमारे साथ स्टूडियो में। सर, स्वागत है आपका। ये जो ऐसे टायर जैसे सेक्टर्स है, ये जो एक एक दिन में इतनी उछाल दिखा रहे हैं, फंड मैनेजर्स के पास आइडियाज़ की कमी है इसलिए खरीदा जा रहा है कि क्योंकि देखिए मई महीने के जो बिक्री के आंकड़े आ रहे हैं ना गाड़ियों के, वो बड़े जबरदस्त है। लोग क्या सोचते हैं कि अगर एक गाड़ी बिकती है तो 4 टायर प्लस एक स्टेपनी 5, हाँ, कम से कम 5 तो बिकते हैं। तो क्या ये वजह है टायर खरीदने की? नहीं, बिल्कुल। ये अभी जो आप किट एनालिस्ट बता रहे थे कि रॉ मटेरियल कॉस्ट कम हो रही है, क्रूड ऑयल कम हो रही है। क्रूड ऑयल तो एक हफ्ते कम होती है, एक हफ्ते बढ़ भी सकती है, तो इसके कारण कोई जाके खरीदारी नहीं करता है। मगर सिचुएशन है डिमांड की, कि अल्टीमेटली डिमांड इज द स्टोरी। और आप ये देखिए कि पिछले साल में जो कंजम्पशन की बूम होनी थी, अभी जीडीपी के आंकड़े आए थे लास्ट क्वार्टर के, डाउन थे। क्यों? मेनली ड्यू टू कंजम्पशन, क्योंकि पे कमीशन का और मॉनसून का दोनों का कंजम्पशन के ऊपर जो एक पॉजिटिव असर आना था वो नहीं हुआ। तो कब होगा? इस फेस्टिवल सीजन में, क्योंकि फेस्टिवल टाइम में, दिवाली के टाइम में, पूजा के टाइम में लोग नई गाड़ी, नए मोटरसाइकिल, नए कार अपग्रेड करते हैं। तो ऐसी डिमांड सिचुएशन आप देखिए पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर में, तो गाड़ी हो या ट्रैक्टर हो, अपने मानसून की भी अच्छी खबर आ रही है, तो ट्रैक्टर में भी बड़े बड़े टायर लगते हैं। तो डेफिनेटली ऑटो कंपोनेंट्स में बहुत बड़ा बूम देख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन ग्रोथ। राजेश, ऑटो एंसिलरीज में कोई स्टॉक्स आपके रेडार पर है जहां पर पोजीशन ली जा सकती है? क्योंकि आज देखिए सुंदरम ब्रेक्स 6% ऊपर, राणे ब्रेक्स में 4% का उछाल, फीनिक्स लैंप्स, भारत गियर, स्टील स्ट्रिप्स, इन सब में हमने देखा है काफी तगड़ी तेजी है और तगड़ा वॉल्यूम प्ले देखने को मिला है। देखिए, ऑटो एंसिलरी में ऐसे तो हमारी पसंद FIM इंडस्ट्रीज की रही है बहुत दिनों से, करीब साल भर से हम उसमें रिकमेंडेशन है हमारा, और अच्छी बढ़त भी दिखा चुका। बट
इस वक्त अगर मैं चौथी तिमाही के नतीजे जिसने बहुत ज़्यादा सरप्राइज किया ऑटो इंसुलर स्पेस में, मैं समझता हूँ सुंदरम का रहेगा, और सुंदरम फास्टनर्स एक और कंपनी रहेगी जहाँ पर कि बहुत अच्छे नंबर्स आए थे। मैं समझता हूँ वहाँ बिल्कुल निवेश करना चाहिए। अच्छा, सुंदरम फास्टनर्स पसंद है इस वक्त राजेश जी को। ओके, प्राइवेट बैंक्स और प्राइवेट्स में भी छोटे छोटे प्राइवेट बैंक्स, नाम बता दूं मैं आपको, डीसीबी 4%, आरबीएल, वाह, हम 2 दिन से आरबीएल रिकमेंड कर रहे हैं कि ये 400-500 के नीचे तो फर्स्ट क्लास लेने लायक हो गया है। आरबीएल ये स्टॉक है मजबूत 4%, कर्नाटक फेडरल सब चलने लगे हैं। ये तो आज एक रिवर्सल का संकेत छोटे मिड कैप बैंक्स में देखने को मिल रहा है। जय, बताइए आपको क्या पसंद है इनमें? डेफिनेटली अनिल जी, इनफैक्ट मैं कहूंगा कि आरबीएल मुझे काफी पसंद है, क्लियरली अपर स्लोपिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट 1-2 दिनों पहले हमारी बात भी हुई थी और मैंने कहा था कि ये स्टॉक पे एक अच्छा बाउंस देखने मिल सकता है। टारगेट अभी भी इंटैक्ट है अनिल जी, 690 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं आरबीएल में। टेली एक काउंटर जिसमें हमने देखा आज दिन भर तेजी है, अब और 2% ऐड करता हुआ करीब 9% ऊपर आ चुका है। मिड कैप फार्मा में काफी इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, इस पर राय लेनी चाहिए सर। फंड एक्शन अब क्या स्थिति दिख रही है, क्योंकि फार्मा में हमने देखा है कि वर्स्ट इज नॉट ओवर, प्राइसिंग प्रेशर जारी रहेगा, लेकिन डिप्स पर लोगों ने काफी पैसा लगाया है पिछले 2-3 दिनों में, स्पेशली बड़े कंपनियों में। फंड्स का पर्सपेक्टिव क्या है इस पर? क्या आप लोग भी डिप्स पर खरीदारी का मौका ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में शायद मेजर गेन्स दिखाएंगे? देखिए, हम अपने जनरल डाइवर्सिफाइड फंड में अंडरवेट ही हैं, क्योंकि उसमें क्या है कि कोई अगर फार्मा स्टॉक खरीदता है तो ब्लड प्रेशर की गोलियां साथ में रखनी चाहिए उसको, ठीक है। मगर जो लॉन्ग टर्म फंड्स है कि 4 ईयर क्लोज एंडेड फंड्स है, जैसे मैंने पिछली बार आया था मैंने बताया कि हमने एक वैल्यू फंड लॉन्च किया, करीबन 75 करोड़ हमने इकट्ठा किया 4 ईयर क्लोज एंडेड, उसमें हम फार्मा ले रहे हैं, क्योंकि इसमें अगर डेली एनएवी की एक प्रॉब्लम ना हो, अगर बाय एंड होल्ड कर सकते हैं तो इसमें भी अच्छी क्वालिटी कंपनियां आज रीजनेबल दाम पे मिल। हाँ, अभी आपने ये बात की, बहुत सारे दर्शकों को पता नहीं ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड फंड क्या होता है। वैसे जिनको नहीं पता उन्हें पहला कदम का सीजन 1 का एक एपिसोड देखना चाहिए जिसमें हमने इसे विस्तार से बताया, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे एक्सपर्ट हैं आप म्यूचुअल फंड वाले, मुझे ये बताइए, जो 4 साल के लिए ये क्लोज एंडेड फंड है, यानी कि अगर एक बार आप पैसा लगाते हैं तो 4 साल रखना पड़ेगा, राइट? करेक्ट। लेकिन इसमें एक ऑप्शन तो है ना, अगर किसी को मजबूरी में बीच में पैसा निकालना पड़े तो कुछ एग्जिट लोड के साथ निकाल सकता है, ऐसा कोई ऑप्शन? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। मतलब एक तरह से आप 4 साल की एफडी कर रहे हो, करेक्ट, उस तरीके से ध्यान में रखें। करेक्ट। और अगर बीच में बड़ी तेजी हो गई इन शेयरों में जो आप ले रहे हैं, तो आप बेचकर कैश में आ जाएंगे, ऐसा? कैश में आ जाएंगे, इसलिए हम क्या करते हैं कि 2 ऑप्शन देते हैं इन्वेस्टर्स को, एक ग्रोथ ऑप्शन होती है, एक डिविडेंड ऑप्शन होती है। और आप ये सोचिए कि हमने 2014 जनवरी में, करेक्ट, बिफोर मोदी जी की पावर में, हमने 4 माइक्रो कैप फंड 5 साल के क्लोज एंडेड लगाए थे। उसमें एक ग्रोथ ऑप्शन था, एक डिविडेंड ऑप्शन था। देखिए, आज तक डिविडेंड ऑप्शन में हमने 100% पैसा वापस दे दिया कस्टमर। अच्छा, ओरिजिनल जितना लगाया मिल भी गया। अभी उसका 15 का एनएवी चल रहा है, यानी उसके अभी 50% प्रॉफिट मार्केट में खेल रही है। तो लोगों को जब वो डालते हैं क्लोज एंडेड फंड में, तो थोड़ा ग्रोथ में थोड़ा डिविडेंड में लगाएं तो ग्रोथ में जो बढ़त मिलती है वो मिल जाएगी, मगर ये बीच बीच में जो प्रॉफिट बुकिंग हम करते हैं, क्योंकि हमारी आइडिया हम सोचते हैं 4 साल में फुल फ्रूशन को आएगी, मगर अगर 2 साल में आ गया तो मैं क्यों वेट करूं, मैं उसको बेच के मैं वापस डिविडेंड रिटर्न कर देता। अच्छा, इसी में बताइए थोड़ी एक और बात, कौन से शेयर, मतलब शेयर का नाम तो आप नहीं बताएंगे लेकिन निकल गया मेरे मुंह से, लेकिन ये बताइए किस तरह के शेयर खरीद रहे हैं आप? इसमें जो खरीदते हैं ना, तो उसका एक फिलॉसफी होता है GARP, ग्रोथ एट अ रीजनेबल प्राइस, राइट। तो इसमें क्या है कि ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि ऐसी कंपनियों को एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ, यानी आज कैपेक्स में पैसा लगा रहे हैं, उसको 2 साल लगेगा कैपेक्स को कंटिन्यू करके उसके बाद बिक्री करने का, और उसका ऑर्डर बुक भी फुल है। नहीं, वो कैपेक्स इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके बड़े कंपनी से ऑर्डर मिली है और उसका एक सर्टेनिटी है। ऐसा नहीं है कि मैं सीमेंट फैक्ट्री हूं, मैंने लगा दिया, फिर सीमेंट का डिमांड बढ़े तो बिके, नहीं, एक टाइड अप ऑर्डर होना चाहिए, जैसे एक एंसिलरी एक मेजर को सप्लाई करता है। ऐसे कंपनियों में क्या होता है कि बीच बीच में क्वार्टरली अर्निंग्स शायद वो मीट ना पाए गाइडेंस को, मगर उसकी क्यों नहीं मीट कर रहा है, क्योंकि उसकी बोरोइंग कॉस्ट हिट होती है, उसको जब तक वो ऑपरेटिंग लिवरेज नहीं आता है उसके लॉसेस दिखेंगे, मगर जब वो कैपेक्स कंप्लीट होती है तो एकदम उस क्वार्टर में छलांग लगा के ऊपर होती है। तो हम ऐसी कंपनियां ढूंढते हैं जो आज वो फ्यूचर का फुल उसको डिस्काउंट नहीं है, यानी इंफॉर्मेशन असिमेट्री, बाहर के मार्केट को पता नहीं कि कंपनी के अंदर क्या हो रहा है, मगर हम रिसर्च जो करते हैं उसके कंपनी में पूरी जानकारी आती है, एक सर्टेनिटी आती है, प्रोमोटर्स अच्छे होते हैं, ऐसी कंपनियों को हम लेकर
फिर बैठने का उसको। अच्छा, मैं हमारे दर्शकों को बता दूं, और बहुत सारे दर्शक मुझे कई बार फेसबुक लाइव पे या अदरवाइज जैसे सोशल मीडिया पर पूछते हैं एक अच्छा फंड बताओ, अच्छा फंड बताओ। मैं आपको बता दूं, सुंदरम म्यूचुअल फंड मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों के मामले में पिछले 10-12 साल से इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देने वाला फंड है। शानदार परफॉर्मेंस इनके फंड मैनेजर लाजवाब है। सर एक बार बता दें अपने इस फंड का नाम, जो आपका एनएफओ है, जो 4 साल के लिए लॉक इन पीरियड वाला है, तो उसकी थोड़ी डिटेल बता दें आप। हमने सुंदरम सेलेक्ट स्मॉल कैप, सुंदरम सेलेक्ट स्मॉल कैप फंड लॉन्च किया है। 5 को शुरू हो रही है, जून 5 5 जून से, जून 19 को खत्म होगी। ये 101 से 300 रैंक वाली कंपनियां हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। टॉप 100 वाली छोड़ दो, टॉप 100 को छोड़ दो, बॉटम 300 से नीचे वाली को छोड़ दो। ठीक तो है। बीच में जो स्मॉल एंड मिड कैप क्षेत्र में है, उनमें 35 या 40 स्टॉक को खरीद कर बैठ जाएगी 4 साल के लिए। और ज्यादातर फोकस होगा इंडस्ट्रियल प्लेयर्स में, क्योंकि अभी कैपेक्स का जमाना आ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट की जो टेंडरिंग और अवार्ड प्रोसेस से 4 सेक्टर है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, अफोर्डेबल हाउसिंग, रोड प्रोजेक्ट्स एंड रेलवेज। यहाँ की जो गवर्नमेंट की टेंडर के अवार्ड से जो कंपनियों के लाभ मिलने वाली है, ऑर्डर बुक मिलने वाली है, ऐसी कंपनियों में, क्योंकि इसमें टेंडर के बाद अवार्ड के बाद एक्सिक्यूशन, फिर उसके टॉप लाइन और बॉटम लाइन बढ़ती है। तो ऐसी कंपनी को हम खरीद के 4 साल के लिए अगर वेट करेंगे तो बहुत बड़ा मुनाफा हम पा सकते हैं। परफेक्ट। तो ये है आपके लिए एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट का मौका। जिन्हें छोटे मझोले शेयरों में खुद को पिक करने की समझ नहीं है, किसी के बोलने पर ले तो लेते हैं, निकलने का पता नहीं, फंडामेंटल्स कब अच्छे खराब हो जाए पता नहीं, उन लोगों के लिए इस तरह का फंड सुंदरम सेलेक्ट स्मॉल कैप फंड। ओके, चलिए बज गए हैं 3:15 और यह वक्त है BTST या फिर STBT का। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं और एक एक करके पूछते हैं सबसे। संदीप वागले साहब, क्या है आज आपके स्टॉक्स? अनिल जी, मेरे दोनों BTST है। पहला मैं टायर स्टॉक के साथ जाना चाहूंगा। पहला होगा बालकृष्ण इंडस्ट्री, जो बाय करके चले 1572 के स्टॉप लॉस से फॉर अ टारगेट ऑफ 1650। दूसरा होगा KTK बैंक, जिसमें मुझे स्ट्रेंथ दिखती है, कल मूव कंटिन्यू हो सकती है। 170 के स्टॉप लॉस से बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 180। ठीक है, तो कर्नाटका बैंक 180 के टारगेट के लिए यहाँ पर एक तगड़ा ट्रेड दिखाई दे रहा है। ये वागले साहब की पिक है। अब बात करते हैं आशुतोष सरना ने कौन से स्टॉक्स शॉर्टलिस्ट किए हैं। आशुतोष कह रहे हैं JSW स्टील खरीद के जाइए, 210 का टारगेट इन्होंने दिया है। स्टॉप लॉस 190 के करीब 189 के आसपास आप लगाएं। इसके अलावा आशुतोष के रेडार पर हेवल्स है, यहाँ पर भी तेजी की कॉल दे रहे हैं। 490 का टारगेट और 476 माफ कीजिएगा, 476 का स्टॉप लॉस लगना चाहिए। तो खरीदारी के कॉल्स ज्यादा हैं इस वक्त। और मनीष शर्मा डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग रिसर्च.com के ये हैं। मनीष जी, डिश टीवी खरीदना चाहते हैं, ओके, 85 रुपये का लक्ष्य और 79, ये मामला ठीक नहीं है, बहुत स्टॉप लॉस दूर है, टारगेट 100 रुपये पर, ये छोड़ दीजिए। दूसरा बताइए कौन सा है इनका एक और कॉल? IRB इंफ्रा शॉर्ट करने की राय है, 228 का स्टॉप लॉस और 215 का टारगेट, ये ठीक है, 3 रुपये की आपकी रिस्क है और अगर सही हुआ तो 10 रुपये का मुनाफा। जय टक्कर हमारे साथ है। जय, बताएं BTST STBT क्या है आपके पास? दोनों BTST एनएलजी इनफैक्ट आज स्मॉल PSU बैंक्स में जो एक अच्छा मूवमेंट देखने मिल रहा है, कुछ सिलेक्टिव में, इनमें से एक है इलाहाबाद बैंक, जिसमें मुझे ऐसा क्लियरली लग रहा है कि एक 5 वेव डिक्लाइनिंग स्ट्रक्चर खत्म हो चुका है और ये रेडी है बाउंस के लिए। मिनिमम टारगेट जो मैं कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए देख रहा हूँ वो 73 का है, स्टॉप लॉस रहेगा 70 का। बट एनर्जी में ये भी कहूंगा कि पोजिशनली भी हमने हमारे क्लाइंट्स को ये स्टॉक रिकमेंड किया है फॉर टारगेट ऑफ अराउंड 74.50-75। सेकंड बाय रिकमेंडेशन है ACC पर। मुझे लग रहा है लगभग ये स्टॉक में जो हिसाब से हायर टॉप हायर बॉटम बनते हुए नजर आ रहे हैं, 1685 तक के लेवल्स कल के ट्रेडिंग सेशन तक देखने मिल सकते हैं। 1638 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, ये ट्रेड्स जय की ओर से आते हुए एक स्पेस जो हमने आपको बताई थी एक्टिव है, वो है राइस कंपनियां। कोहिनूर फूड्स अभी भी तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ 6% का उछाल में बना हुआ है, होल्ड कर रहा है लेवल्स पर। KRBL LT फूड जो पूरा पैक है जिसमें अच्छी तेजी बनी है, इस पर बताइए राजेश अग्रवाल, आपकी क्या राय है? देखिए, स्पेस बहुत एक्साइटिंग लग रहा है हर्षद। अगर आप देखें तो 2 फैक्टर्स हैं। एक तो जो मानसून के संभावनाएं आई हैं कि नॉर्मल मानसून रहने वाला है, जिससे ये
संभावनाएं बढ़ गई हैं कि उत्पाद जो है वो ठीक ठाक रहेगा। और दूसरी जो फैक्टर है वो बासमती की जो डिमांड बढ़ रही है खास करके ईरान जैसे कंट्रियों से, उसको लेकर के है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये दोनों ही फैक्टर इसमें प्ले करेंगे। हमारी पसंद इस स्पेस में अगर कहा जाए तो कोहिनूर फूड्स की रहेगी नंबर 1 पे। नंबर 2 पर के अगर कहूँ तो आपके एलटी फूड्स रहेगी। ओके, कोहिनूर और एलटी फूड ये 2 स्टॉक है जहां पर आप कर सकते हैं खरीदारी। निवेश के लिहाज से अच्छा मॉनसून है, सारे ट्रिगर्स हैं जो तेजी के लिए आपको चाहिए। ओके, और इस बीच एक और स्टॉक जो कमजोरी की तरफ बड़ा एक्शन दिखा रहा है, इस पर राय ली जाए। वागले साहब, आईओसी शॉर्ट किया जाए इसे? 2% कमजोर है और ओपन इंटरेस्ट में आज बड़ी तेजी से गिरावट हुई है, 12% कम हुआ है। तेजी की पोजीशन खत्म होने के सारे संकेत दिख रहे हैं इस वक्त यहाँ पर। अनिल जी, क्रूशियल लेवल अभी ब्रेक कर ही रहा है जो कि 418 419 है, 2-3 रुपए ही नीचे है उसके, तो बिल्कुल शॉर्ट किया जाए। मुझे लगता है ये 575 580 अगले 1 से 2 दिन में तक जा सकता है और आपको स्टॉप लॉस सिर्फ 5 से 7 रुपए रखना होगा। तो 5-6 रुपए 7 रुपए रिस्क होगी और ऑन द डाउन साइड टारगेट वाइज 20-25 रुपए का टारगेट मिल सकता है। ये है राय। इनफैक्ट आईओसी में हमने देखा आज काफी नुकसान देखने को मिला है स्पेस में। जिस तरह का कंसोलिडेशन होगा, अब आज सुबह में ही खबर आ रही थी कि एचपीसीएल और ओएनजीसी का विलय होगा और ये प्लान है सरकार का। ये अभी भी आपको लग रहा है कि एक्टिव प्ले होगा? कितना एक्सपोजर होगा इस स्पेस में? क्योंकि ओएमसीज में अब तक पैसा बना है, लेकिन यहाँ से आगे क्या? ये हम पॉजिटिव है ओएमसीज पे, क्योंकि एनर्जी स्पेस में इनका बहुत, देखिए रिफाइनिंग मार्जिन अफेक्ट होगा जबकि क्रूड प्राइस गिरता है, मगर डिमांड भी बढ़ेगी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ती है। तो ये टॉप लाइन और क्वांटिटी और प्राइस का जो प्ले होता है, इसमें ये सब बेहमौत्स है, इनका एक ऑलमोस्ट मोनोपोली की सिचुएशन है। और हम मानते हैं कि ये अच्छी कंपनियां हैं जो लॉन्ग टर्म में एनर्जी का जो सिचुएशन है इसमें पॉजिटिव ही आउटलुक है हमारी म्यूचुअल फंड। और जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं इस स्पेस के, रिलायंस जैसे, नहीं देखिए प्राइवेट प्लेयर्स में क्या होता है कि कैपिटल कॉस्ट जो उनका है थोड़ा हाई होता है कंपेयर टू द पब्लिक सेक्टर प्लेयर्स, क्योंकि पुरानी एसेट्स होती है, बहुत साल से होती है। सेकंड, गवर्नमेंट का जो कंट्रोल, आई मीन डी कंट्रोल की बात करते हैं, फिर भी मान लीजिए पीएसयू कंपनी है तो गवर्नमेंट का एक ध्यान, एक काइंड आउटलुक उधर रहेगा। तो पॉजिटिव है ओवरऑल सेक्टर में, बट ओवरऑल पीएसयू में थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव। अच्छा, ये राजेश जी, ये सरकारी कंपनियां जो ऑयल मार्केटिंग वाली जिनका हमें अभी बातचीत कर रहे हैं, क्या ये टॉप आउट हो गए, तेजी वेजी हो गई पूरी जितनी होनी चाहिए, या अभी भी दम है? क्योंकि अब ये स्टॉक धीमे धीमे सब थकने के भी संकेत दे रहे हैं, खबरें भी बहुत अच्छी नहीं आ रही। ये सब जो मर्जर वर्जर का चल रहा है, किसका क्या होगा, कैसे मर्जर होगा, क्या रेशियो होंगे, उससे पहले सरकार को वो सीपीएससी ईटीएफ भी लाने हैं, सप्लाई वहाँ से भी होगी, ओएफएस भी लाने की बात हो रही, 3% की आईओसी की। तो फिर क्या कोई वजह है इन्हें खरीदा जाए? देखिए नीली, बात आपकी सही है कि बहुत सारे न्यूज़ फ्लो हैं जिसके कारण से दबाव बना हुआ है। दूसरे इतनी अच्छी बढ़त के बाद थोड़ी थकावट दिखा रहे हैं, लेकिन चूंकि इनके एसेट्स पुराने हैं, वैल्यूएशंस अच्छे हो रहे हैं, दूसरे जीआरएम्स भी ठीक ठाक आ रहे हैं, इस बार के नतीजे भी देखें तो सबके ठीक ठाक आए थे। सबसे बड़ी बात, डिमांड में बढ़त नज़र आ रही है और इन्वेंट्री गेन्स तो अपनी जगह हैं ही। तो इन सब चीज़ों के मद्देनज़र मुझे लगता है कि अगर मौजूदा स्तर से 3-4%, 5% के कट आते हैं स्टॉक्स में, खास करके बीपीसीएल में, या थोड़ी सी हट के बात करूँ ओएमसी नहीं है और चेन्नई पेट्रो, तो ये 2 कंपनियां हैं जो आउटस्टैंड कर सकती हैं स्पेस में। आज हम बैंक्स में देख रहे हैं प्रेशर बन रहा है, लेकिन कुछ एनबीएफसीज आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे जहां पर कल भी काफी एक्टिविटी बनती हुई दिखाई दे रही थी। आज आप देखेंगे एमएनएम फाइनेंशियल सर्विसेज, श्रीराम ट्रांसपोर्ट जैसे काउंटर्स थोड़े से लड़खड़ाए हैं। कल तो चार्ट्स पर काफी तेजी की बात हो रही थी, अब देखिए 1% का उछाल ही रह चुका है। इस पर वागले साहब क्या सलाह है? हर्षदा, एमएनएम फाइनेंशियल पे तो मैं अभी भी बुलिश हूँ। मैं समझता हूँ ये लेवल पे भी एज अ ट्रेड लिया जा सकता है और मुझे लगता है ये सूनर देन लेटर 390 to 400 अगले 1 से 2 दिन में जाना चाहिए। ऑन द डाउन साइड 350 का एक स्टॉप लॉस रखा जा सकता है। ओके, एमएनएम फाइनेंस में अभी भी स्टॉप लॉस लगा कर करे तेजी, आप ये राय। अच्छा, जहाँ एक और बैंकिंग शेयर खासतौर से सरकारी बैंक्स कमज़ोर है, वहीं
पीएनबी थोड़ा धीमे धीमे खरीदारी के मूड में आता हुआ दिख रहा है, दिन के हाई पॉइंट की तरफ है पीएनबी। जय, ये बताइए इसके चार्ट्स पर क्या राय है आपकी? जैसे मैंने अनिल जी कहा कि कुछ सिलेक्टिव, अगर आप पीएसयू बैंक देखें, लाइक पीएनबी है, यूनियन बैंक है, इलाहाबाद बैंक है, ये सारे में ही एक अच्छा मूव आज और अच्छी स्ट्रेंथ देखने मिली है। आई थिंक ये सभी का चार्ट्स काफी अच्छा है, क्लियर एक 5 वेव डिक्लाइनिंग स्ट्रक्चर देखने मिला है ये स्टॉक्स में, और ये सारी बाउंस बैक के लिए रेडी। सो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि कुछ नया मूव अपसाइड चालू हुआ है, बट आई थिंक एटलीस्ट जो पूरा फॉल देखने मिला है हमें, एज फार एज पीएनबी इज कंसर्न, जो हमें फॉल देखने मिला है राइट फ्रॉम द हाइज ऑफ 186 और लोज जो बने थे लगभग 142, उसका एक रिट्रेसमेंट हो रहा है। तो आई थिंक मोर और लेस उसकी शॉर्ट टर्म एवरेजेस तक ये टेस्ट कर सकता है ये स्टॉक, एंड 162 163 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। लिकर काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। ग्लोबल स्पिरिट्स 8% ऊपर है, पिछले 15 मिनटों में करीब 2% का उछाल। यूनाइटेड स्पिरिट्स में अब 2% की और तेजी। जीएम ब्रूरीज, यूनाइटेड ब्रूरीज, रैडिको खैतान, सब में बढ़त देखने को मिल रही है। अब डेवलपमेंट ये आ रहा है कि केरला हाई कोर्ट ने ट्रिवेंड्रम से चेरथला के रूट पर अब लिकर शॉप्स अलाउ कर दी हैं। इसमें कन्नूर भी शामिल है, कुछ 2-4 और जगह हैं, और एनकाउंटर्स में हम देख रहे हैं कुछ इंटरेस्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तो बड़ी खबर है इनके लिए, अगर मतलब केरल में लिकर बैन पार्शियली भी हटता है, और क्या स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है यूनाइटेड स्पिरिट्स। राजेश जी से पूछा जाए, सर कुछ समझ में आता है खरीदने के लिए आज से, या फिर देर हो गई, अब मैकडॉवेल वगैरह इतना भाग गए हैं? देखिए, ट्रेडिंग के लिहाज से बिल्कुल पोजीशन ली जा सकती है, खास करके मैकडॉवेल में ही ली जा सकती है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो वैल्यूएशन है वो न्यूज़ फ्लोज के कारण से कट हुए थे, और अभी भी थोड़ी अपसाइड बचती है। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मैं अभी भी थोड़ी रुकने की सलाह दूंगा, क्योंकि अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि कहाँ पर बैन हटेंगे, और जो बैन लगा हुआ है उससे कितनी फ़र्क आएगी इनके सेल्स पे, तो बहुत सारी अनसर्टेनिटी है। तो जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं थोड़े दूर रहे तो बेहतर होगा। ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल बन रही है। और बेस्ट ट्रेड इस समय वागले साहब क्या है? हर्षदा, यूनाइटेड स्पिरिट्स काफी चल चुका है। मैं इनफैक्ट ये लेवल पे ग्लोबल स्पिरिट्स पसंद करूंगा। आज एक फ्रेश मूव की तैयारी हो रही है 67-68 के ऊपर, जैसे ये निकला है अभी 70.50 है, तो 66 का स्टॉप लॉस रखें, और मुझे लगता है ये 80, 82, 84 तक जा सकता है अगले कुछ दिनों में। अच्छा, तो ये है आपके लिए ग्लोबल स्पिरिट, अब छोटा स्टॉक जहाँ पर आप कर सकते हैं तेजी। और आज एक और मेरा फेवरेट स्टॉक जो बहुत ही बढ़िया एक्शन में दिख रहा है, और मेरे एक और टारगेट को हासिल करता हुआ दिख रहा है, HUL। वागले साहब इसके चार्ट बताइए। 1 रुपये से मिस हुआ है अभी तक, टारगेट 1099 का हाई बनाया आज इसने NSE पर। मेरा 1100 रुपये का टारगेट शायद फ्यूचर्स में हो गया होगा। खरीदा जाए लीवर कल के लिए? अनिल जी, रिस्क टू रिवॉर्ड मैच नहीं होगा। आई थिंक आपने जब बोला था तो लेवल्स काफी नीचे थे। आई थिंक हम ये इसको 1020, 1030 से डिस्कस कर रहे हैं। तो आप अगर BTST में अभी लेके कल 5-10 रुपए के लिए प्ले करते हैं वो बात अलग है, आपका 1100 का टारगेट डेफिनेटली आ जाएगा। बट आपको आज लेना है तो 1060 का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा एज ए ट्रेड। तो मैं थोड़े से डिक्लाइन के लिए या करेक्शन के लिए वेट करूंगा। ओके, कुछ करेक्शंस पर काउंटर लीजिए। 1100 पर आ रहा है HUL, बिल्कुल एंटिसिपेटेड नहीं था कि इस तरह की तेजी बनती हुई दिखाई देगी, और जैसे वो मॉनसून की चाल और जबरदस्त होगी, होपफुली यहाँ पर और भी गेन्स देखने को मिलेंगे। अदानी पोर्ट, भारतीय इंफ्राटेल, ये कुछ और गेनर्स है। बाजार बंद होते होते दोनों काउंटर्स 3% ऊपर दिख रहे हैं। इनमें से कोई जहां पर ट्रेडिंग पोजीशन कैरी की जा सकती है? जय, इंफ्राटेल मुझे ऐसा लग रहा है हर्षदा, जो हिसाब से ये स्टॉक में स्लोली ग्रेजुअली हाई टॉप हाई बॉटम बन रहे, और जो हिसाब से ब्रेकडाउन देखने मिला था, उसका एक शॉर्ट टर्म करेक्शन ड्यू था, वो हमें देखने मिल चुका। आई थिंक ये करेक्शन होने के बाद फिर से ये स्टॉक इज इंचिंग टुवर्ड्स द अपर एंड ऑफ द रेजिस्टेंस। मुझे लग रहा है लगभग 404 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं ये सीरीज में, जब तक ऑन द लोअर साइड अब ये 360 के लेवल्स ब्रेक नहीं करता। ओके, भारतीय इंफ्राटेल, ये स्टॉक भी बड़ा एक्शन में आज के सेशन में आपको नजर आएगा। तो जहां टेक महिंद्रा, अनिल, टेक महिंद्रा पर नजर डालनी चाहिए, क्योंकि 10 रुपए का इजाफा पिछले 10-15 मिनटों में और तेजी आती हुई देखिए। स्पाइक कैसे आ रहा है इस काउंटर में। वागले साहब फटाफट कॉल दीजिए 401 पर टेक महिंद्रा।
अर्शद, ये बाउंस बैक मूव है जो एक्सटेंड हो सकती है, और मैं बाउंस बैक मूव नॉर्मली अवॉइड करता हूं क्योंकि मेन ट्रेंड मुझे लगता है अभी भी थोड़ा वीक है या ऊपर में सेलिंग आ सकती है। तो अगर आप 400 मतलब एक 10 रुपए के लिए प्ले करती है तो ठीक है, बट मुझे नहीं लगता है मैं ये लेवल पे एंट्री करूंगा, फाइनेंशियल्स मैच नहीं होंगे। ओके, तो टेक महिंद्रा यहाँ पर लेना थोड़ा रिस्की, लेकिन वैसे स्टॉक आज आखिर मिनटों में इतनी तेजी दिखाने की क्या वजह हो सकती है ये देखना होगा, क्योंकि ऐसा कोई रीज़न तो है नहीं। बाकी आईटी स्टॉक्स में क्या हाल है? टीसीएस देख लें, इन्फी तो मैंने मजबूत देखा था, टीसीएस 0.5%, विप्रो 1%, इन्फोसिस 0.5% नीचे इनफैक्ट। ओके ठीक है, एचसीएल टेक फ्लैट है। ओके, कोई खास बात नहीं। फार्मा स्टॉक्स थोड़े मजबूती के साथ बंद हो रहे हैं। जय, कोई फार्मा स्टॉक है जो आपको मजबूत दिखता है, कल के लिए खरीदेंगे? वेल फार्मा स्टॉक पर कुछ खास अब रिस्क रिवॉर्ड एक ही स्टॉक में जो मेरे ध्यान से बन रहा है वो है ग्लेनमार्क पर। आई थिंक अगर ग्लेनमार्क में यहाँ से भी जो हिसाब से एक सेलिंग कंटिन्यूसली देखने मिली तो उसका पूरा रिट्रेसमेंट चालू है, और आई थिंक ऑन दी अपसाइड करीबन 680-85 तक के लेवल्स ग्लेनमार्क में देखने मिल सकते हैं जी, जब तक ऑन द लोअर साइड 640-42 के लेवल्स ब्रेक नहीं होता है। तो दिस इज वन स्टॉक वेर इन आई फाइंड के रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है अभी भी। ओके, एक और स्टॉक जो आखिरी कुछ मिनटों में एक्शन में आ रहा है, नारायण हृदयालय। ये बाजार बंद हो रहा है, अच्छा आधा मिनट में है। नारायण हृदयालय, यहाँ पर कुछ बड़े सौदे होते दिख रहे हैं मेरी स्क्रीन पर। दो बड़ी ट्रेड मैंने देखे हैं अभी भी, एक 3:26 27 पर 340 रुपये पर यहाँ पर दो बड़ी ट्रेड हुए। तो ये स्टॉक भी रडार पर रखिएगा। लगभग 1/4% हिस्सेदारी बदली है। 3.5 लाख और 2,90,000 यानी कि लगभग 6.5 लाख शेयरों का कारोबार यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है नारायण हृदयालय के स्टॉक पर आज के सेशन में। चलिए, बाजार बंद होने की तैयारी में आखिरी सेकंड्स हैं और लग रहा है मामूली से लाल निशान में बाजार बंद होंगे। कल ही की तरह 5-6 पॉइंट शायद निफ्टी नीचे बंद होता हुआ दिखे, हल्की सी लाल निशान में। लेकिन एक बात पक्की है, बंद होंगे हम 9,600 के ऊपर ही। तो ये लगातार चौथा सेशन होगा जब हम 9,600 के ऊपर की क्लोजिंग देखेंगे, और एक पिछले फ्राइडे की 9,595 की क्लोजिंग को भी इसी में गिन लें तो ये लगातार 5वां सेशन है जब आप कह सकते हैं कि 9,600 या इसके ऊपर बाजार बंद होते दिख रहे हैं। तो अच्छी क्लोजिंग कही जाएगी। प्रोविजनल क्लोजिंग 12 अंक नीचे सेंसेक्स पर, 5 अंक नीचे निफ्टी पर, लेकिन मिड कैप इंडेक्स है आज का स्टार परफॉर्मर जो सेंचुरी मार्कर 100 पॉइंट ऊपर जाकर बंद हुआ है, 0.5% से ज़्यादा की मजबूती। वहीं बैंक निफ्टी इतना ही कमज़ोर है, 100 अंक नीचे 0.5% की कमजोरी के साथ बैंक निफ्टी बंद होता हुआ दिखा है। तो अलग अलग डायरेक्शन में रहा है बाजार। दिग्गजों में भी सुस्ती, वहीं बैंकों में कमजोरी, वहीं मिड कैप में तेजी। 960 शेयर मजबूती के साथ बंद हुए, 775 शेयरों में कमजोरी का रुझान यानी कि बढ़ने वाले शेयरों की तादाद रही है आज के सेशन में बेहतर रिश्ता। और मिड कैप साइड पर पूरा एक्शन लेकिन रहा है। 100 अंकों का उछाल इस इंडेक्स में देखा गया है। और आपको आज के विनर्स में बता दूं कहां पर सबसे ज्यादा तेजी बनती दिखाई दी है। ऑर्किड फार्मा 8% ऊपर, बालाजी टेली में हमने देखा बंद होते होते 7% का उछाल। टायर स्टॉक्स अपोलो, बालकृष्ण इंडस्ट्री, सीएट, जेके टायर, एमआरएफ, गुडईयर सब में अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई दी है। इसके अलावा हमने देखा ऑटो एंसिलरी काउंटर्स में भी काफी जोरदार बढ़त आज के सत्र में। डीसीबी बैंक एक और काउंटर रहा है जहां पर 5% का उछाल, काफी तगड़ा वॉल्यूम प्ले देखने को मिला है। बिरला कॉप, वोल्टास जैसे काउंटर्स हैं, मैक्स फाइनेंशियल, अपोलो हॉस्पिटल, फोर्टिस हेल्थ केयर, ये स्टॉक्स हैं जहां पर हमने देखा आज काफी तेजी बनती हुई दिखाई दी। हालांकि बैंक निफ्टी में 100 अंकों की गिरावट पर दिन जाकर ढल रहा है। ये फिलहाल स्थिति है। 9600 के ऊपर समाप्ति, इसी को पॉजिटिव गिना जाए राजेश अग्रवाल। और फोकस कुछ और शायद आगे आखिरी दिन इस हफ्ते के ट्रेड के लिए मिड कैप्स पर ही रखना होगा क्या? देखिए 9600 के ऊपर की क्लोजिंग अपने आप में पॉजिटिव तो है ही, बट जैसे कि हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे कि कंसोलिडेट कर रहा है, थका हुआ है बाजार निफ्टी साइड से। लेकिन निफ्टी से अगर बाहर निकले तो बहुत से ऐसे स्टॉक है जहां अभी भी बाइंग की जा सकती है। इवन एफएनओ स्पेस में जैसे हम थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कर्नाटका बैंक और आरबीएल बैंक, वहाँ पोजिशन ली जा सकती है। इवन फार्मा में औरबिंदो और डिवीज हैं, दो ऐसे स्टॉक जहाँ पोजिशन ली जा सकती है। ओके, चलिए आप सबसे विदा लेने का वक्त है। शुक्रिया वागले साहब, राजेश जी और जय ठक्कर सर, आप सबका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और आखिरी सौदा में हमारे दर्शकों की आज मदद करने के लिए। तो ये है आज का आपका बाजार का हाल, जहां पर फाइनल क्लोजिंग मामूली से लाल निशान के साथ आई है सेंसेक्स निफ्टी पर, लेकिन
100 Mid पॉइंट caps। ऊपर मिड कैप्स 2-3%। काफी जोश। चलिए तो अच्छा सेशन कहा जाएगा आज का, जहाँ बढ़ने वाले शेयरों की तादाद कहीं बेहतर कमजोर शेयरों के मुकाबले में। आखिरी सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन बने रहिए क्योंकि आज के दिन का पूरा रिकैप हम आपके लेकर आएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार।